साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लो कि जब भी आप केस लड़ते हो अगेंस्ट एंटी करप्शन या अगेंस्ट सीबीआई या अगेंस्ट विजिलेंस, तो आपके दिल में घबराहट रहती है कि बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। और जब से ये लॉ आया है ना नीरज दत्ता वाला, तब से ये टेंशन और बढ़ गई है। रातों को नींद नहीं आती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्राइमरी एविडेंस जरूरी नहीं है अक्यूज्ड को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोष सिद्ध करने के लिए। पर कुछ अफवाह फैलाने वाले लोगों ने इस बात का भरपूर फ़ायदा उठा रखा है। ये चाहते हैं कि आपको डराएंगे और आपकी जेब से जो है पैसा निकालेंगे। तो अब आप ऑप्शन जो है आपका है कि कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बिगड़ जाओगे जनाब। तो आपको पढ़ना लिखना तो पड़ेगा मेरे भाई, और जब तक खुद आप लिटरेट नहीं होगे इस लिटरेचर में, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। एक वकील बोलेगा भाई ऐसा कर ले तो आप ऐसा कर लोगे, दूसरा बोलेगा ऐसा कर ले तो वैसा कर लोगे। खुद का दिमाग तो अप्लाई करना पड़ेगा। यू आर द फैक्ट्री ऑफ द फैक्ट्स। आपसे तो मुझे फैक्ट्स मिलेंगे, और अगर आपके फैक्ट्स प्रॉपर हैं और लॉज पर प्रॉपर अप्लाई हो गया तो निश्चित तौर पर हम जीत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमारे खिलाफ देखो प्रिजम्पशन तो है ही कुछ धाराओं में, और उसको रिब्यूट करने के लिए सिर्फ ये कह देना कि मैंने रिश्वत नहीं ली है, ये नहीं चलेगा। ठीक है जी, आपको एक स्पष्ट, क्लियर और एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देना होगा, जो कि हर रूप में प्रिजम्पशन को रिब्यूट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जिसके तीन रास्ते हैं। या तो आप विरोधाभास पैदा कर दें गवाहों के बयानों में, दूसरी बात आप वो सर्कमस्टेंसेस ला के साबित करें जिस पर हम ये कह सकें कि ये एक फॉल्स ट्रैप है, और तीसरी बात आपका डिफेंस प्ली स्ट्रांग होना चाहिए जिसको प्रोसिक्यूशन भी रिब्यूट ना कर पाए। अगर तीनों बातें रिकॉर्ड पर ला सकते हो तो आपने सक्सेसफुली प्रिजम्पशन को रिब्यूट कर लिया, ये आप मान के चलना। क्लियर हो गया? अब तो टेंशन नहीं है अपने को। तो टेंशन क्यों लेते हो भाई? क्या हो जाएगा टेंशन लेके? बीपी शुगर हो जाएगा, खुद दुखी होगे, दुखी जो है अपने घर वालों को कर दोगे। ऐश करो भाई, मस्ती में रहो, जो होना सो हो गया। और मैं जानता हूं कि 90% मामले फर्जी हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं एनिमिटी या फॉल्सिफिकेशन या अनफेयर इन्वेस्टिगेशन के फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर चूंकि आप अपने राइट्स की बात नहीं करते हो, आप बात करते हो भीख मांगने वाली। अरे ये आपको कोई भीख भी नहीं देगा यहाँ पर, ना आप पे ये मर्सी करने वाले हैं। ये लोग सिर्फ आपको ट्रैप आउट करके सजा दिलाने वाले हैं। तो इनसे भीख मांगने की बजाय, इनकी मर्सी, इनके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड होने की बजाय अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख। ये वैसा ही है जैसे हनुमान जी को बताया गया कि आप में इतनी शक्तियां हैं कि आप समुद्र को लांघ कर जो है पार कर सकते हो। पर जब तक उनको बताया नहीं गया तो उसका अभिप्राय ये तो नहीं कि उनको मालूम नहीं था, मालूम था। बट कहने की बात है कि जब आपका सलाहकार ठीक होगा, आपको मोटिवेट करेगा, लड़ने के लिए आपको उजागर करेगा, तो निश्चित तौर पर हम समस्या कितने से कितनी बड़ी हो उसको हम आसानी से पार कर जाएंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर है। अब आप लोग केस लड़ रहे हो, अब आपका पड़ोसी आ गया, आपका दोस्त आ गया, अरे भाई शर्मा जी बचाओगे नहीं आप तो, बहुत मुश्किल केस होता है भाई, सेटिंग करना पड़ेगा, परिवादी को सेट करना पड़ेगा भाई, उसको हॉस्टाइल करना पड़ेगा। अरे कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, खुद जो लोग हैं ये खुद तो लड़ नहीं पाए, ना आपको लड़वा सकते हैं, क्योंकि ये जो बातें कहते हैं ना ये उनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? तो उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस मत बनाओ। वी हैव टू बियर द बेटर एक्सपीरियंस रादर देन द फुलिश एक्सपीरियंस। तो लड़ना है भाई, खड़े हो जाओ, और निश्चित तौर पे जो है अपन जीतने वाले हैं। साथियों, अब अपन आते हैं इस मामले के फैक्ट्स के ऊपर। ये नया केस क्या है और किस तरह से हमें बेनिफिट हुआ इस केस से। साथियों, जजमेंट है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। जजमेंट का नाम है टोटा वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जजमेंट है 3 जनवरी 2023 का। क्रिमिनल अपील नंबर है 1110/2017। मामला क्या है कि एक अपील पेश हुई टू चैलेंज द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, क्योंकि अक्यूज पर्सन्स को कन्विक्ट किया गया धारा 7, 13(1)D और धारा 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और दोनों ने जो है ज्वाइंट अपील पेश करी। साथियों, यहाँ फैक्ट्स क्या थे कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, इसका ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है पकड़ लिया A1 ने। उसका मानना है कि ओवर क्राउडेड है, यहाँ प्रॉपर जो है सीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, और एक्सीडेंटल प्रॉन जो है ये क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर फाइन अपोजिशन की भी जो है बात हुई। ये तो है स्टोरी का एक पार्ट। पर ये स्टोरी क्या लेके गया ACB के पास में कि साहब मैं तो बहुत भला आदमी हूँ और मेरा जो है वाहन पकड़ लिया, और अल्टीमेटली मुझे जो है अभी दुखी कर रहे हैं। अब मेरे को दुखी तो कर ही रहे हैं और मुझसे पैसे भी रिश्वत के मांग रहे हैं। मैं रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ, इस भ्रष्ट अधिकारी को पकड़वाना चाहता हूँ। अब इन्होंने क्या करा, महाशय ने, क्योंकि मैं एक लीगल कोच हूँ, मैं इस जजमेंट का रिव्यू कर रहा हूँ। इसने क्या करा ACB ने यहाँ पर कि बगैर किसी वेरिफिकेशन के ये मान लिया कि आप चोर हो, और सेक्शन 7 में इनिशियल FIR जो है दर्ज कर ली, और प्री ट्रैप के लिए जो है प्रोसीड कर गए, और अल्टीमेटली अक्यूज पर्सन्स को जो है इन्होंने यहाँ पर ट्रैप आउट किया और उनके खिलाफ जो है चार्जशीट पेश कर दी। इनका मेजर इन्वेस्टिगेशन क्या रिवील करता है
कि अक्यूज नंबर 1 ने जो है डिमांड किया और एक्सेप्ट किया 3000 रुपये थ्रू अक्यूज नंबर 2, आउट ऑफ विच 2000 रुपये तो है ब्राइब अमाउंट और 1000 रुपये जो है ये है फाइन अमाउंट। और इस आधार पर जो है चार्जशीट पेश हुई धारा 7, धारा 13(1)D और धारा 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये भी था कि अक्यूज नंबर 1 जो है ये अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका था, तो इनका कहना ये था कि किसी भी रूप में सैंक्शन हमको नहीं चाहिए। और अक्सर हर केस में ऐसा भी होता है कि जहां पर अक्यूज रिटायर होने वाला होता है या रिटायर हो चुका है, पर उसको एज अ पब्लिक सर्वेंट यहां पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, पर उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हमें सैंक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस बिंदु को भी देखा गया इस केस के अंदर, वो भी अपन जो है डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पार्ट के अंदर। साथियों, इसके अलावा कोर्ट ने जो है यहाँ पर ट्रायल चलाई धारा 7, 13(1)D और धारा 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, और अल्टीमेटली जो कंसर्न अक्यूज पर्सन थे उन्हें इन धाराओं में जो है कन्विट कर दिया। अब मामला जो है अपील में गया, और एक चीज़ आप नोट कर लो फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन कि जब भी अपील पेश होगी क्रिमिनल मैटर में और आप कन्विक्टेड हो तो उसके लिए प्रावधान है धारा 374 CRPC के तहत। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए साथियों, यहाँ पर जो अपीलांट था उसका पहला तर्क ये था कि मुझे मामले में गलत फंसाया गया है, ना तो मैंने डिमांड किया और ना ही मैंने एक्सेप्ट किया। लगातार मैं कार्रवाइयाँ करता आ रहा था अगेंस्ट ऑटो रिक्शा ड्राइवर, क्योंकि ओवरलोडिंग करते हैं, लोगों की जान को जो है खतरे में डालते हैं, जिस कारण ये मुझसे एक एनिमिटी रखते थे। तो इनके संगठित गिरोह ने मुझे जो है इस केस में फंसाया। और वहीं अक्यूज नंबर 2 जो कि एक प्राइवेट पर्सन है, उसका भी ये कहना है कि ना रिश्वत मांगी गई ना ही प्राप्त की गई, और सारा मामला जो है ये फॉल्सिफाइड है और मैं अक्यूज नंबर 1 से कनेक्टेड ही नहीं हूँ, जिसको कहते हैं द डिनायल ऑफ ऑल द एलिगेशन इम्प्यूटेड बाय द प्रोसिक्यूशन वीहेमटली। उनका कहना है कि हम इनोसेंट हैं, हमें इनोसेंट माना जाए, और जो भी कोर्ट का फैसला है वो प्रॉपर स्क्रूटनी पे नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने अपने जजमेंट को अराइव करते हुए ना तो एविडेंस को देखा, ना ही फैक्ट को देखा, ना ही फाउंडेशन फैक्ट्स को देखा, केवल संभावनाओं पे हमें जो है कन्वर्ट कर दिया। उनका कहना ये है कि जो ऑटो रिक्शा को हमने सीज किया, हमने मीन्स अक्यूज नंबर 1 ने, ये डिस्प्यूट नहीं है, और एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ये शो भी करता है कि जो भी ये काम किया गया ये किया गया इन डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिस बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, इसने अपना ऑटो रिक्शा ओवर क्राउडेड रूप से जो है ड्राइव किया, जिसमें कई लोग जो है उपस्थित थे, और ये फैक्ट जो है डिनाई नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन। साथियों, इंपॉर्टेंट तर्क यहाँ पर यह था कि जो ये गिल्ट था परिवादी का, ये सप्रेस कर लिया उसने, और यहाँ पर इस फैक्ट को क्रॉस में उसने एडमिट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो 1000 रुपये थे ये फाइन अमाउंट था, जो कि एक लीगल रिन्यूमरेशन है, और ये फैक्ट भी जो है डिस्प्यूट नहीं किया गया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि PW1 या जो परिवादी है, जो कि उस व्हीकल का ड्राइवर था, और जो कंसर्न्ड हेड कांस्टेबल है एट द रिलेवेंट टाइम, उस समय इस ऑटो को कंसर्न थाने पे ले जाया गया और उसकी एंट्री भी कंसर्न रजिस्टर में जो है की गई, और ये फैक्ट भी जो है अनडिस्प्यूटेड रहा। तो कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि व्हीकल को एज पर लॉ सीज किया गया, जो फाइन बनता था उसको एज पर लॉ रिकवर करना था, और उसकी जो एंट्रीज थी फर्दर वो एज पर लॉ हो रही थी। तो किसी भी रूप में डेलिबरेटनेस या कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन अक्यूज के पार्ट पे यहाँ दिखाई नहीं देती है। ये तर्क भी जो है बिफोर हाईकोर्ट रखा गया। साथियों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि प्रोसिक्यूशन ने इस कहानी को घुमा दिया। उनका कहना ये कि कंसर्न्ड परिवादी से व्हीकल को छोड़ने के लिए 2000 रुपये रिश्वत के मांगे और 1000 रुपये जो है फाइन के मांगे। क्लियर बात है ये, जबकि इन रियल में तो ये फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो भी कार्रवाइयाँ हुई वो एज पर लॉ हुई, जो भी सीजर हुआ वो एज पर लॉ हुआ, थाने पर जो है व्हीकल लाया गया, उसकी बाकायदा एंट्री हुई, और जो बाकायदा फाइन था वो उस पर इम्पोज किया जाना था। पर यहाँ पर मैनिपुलेशन क्या कर दिया इन्होंने कि अक्यूज नंबर 1 ने अक्यूज नंबर 2 के जरिए जो है पैसे मांगे, और उस अमाउंट को बढ़ा के इन्होंने कर दिया 3000 रुपये, ताकि उसको ईजिली जो है हम ट्रैप आउट कर सकें। ये भी एक फॉल्सिफिकेशन की स्थिति जो है दिखाई दी, ऐसा डिफेंस का मानना था, और डिफेंस ने इस संबंध में जो है अपने तर्क बिफोर हाईकोर्ट जो है रखे। साथियों, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करने के लिए सबसे पहले डिमांड पे जोर दिया, और डिमांड साबित करने के लिए इसने परिवादी व अन्य गवाह के बयान जो है एग्जामिन कराए, और इसके अलावा इनका जोर था रिकवरीज के ऊपर। और यहाँ पर यह तर्क था कि जो एविडेंसेस है विटनेसेस की, उसमें मेजर इनकन्सिस्टेंसी है, मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है, जो मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, और ये प्रॉपर्ली जो है स्क्रूटनाइज नहीं कर पाया ट्रायल कोर्ट। यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों ने जो है अलग अलग वर्जन दिए हैं रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ डिमांड, जिस संबंध में निम्न बिंदु जो है विचारणीय है। वो बिंदु क्या थे उसको भी हम जो है समझते हैं। साथियों, PW1 था इन इज एविडेंस
he had submitted that the concerned accused number 1 seized his vehicle and demanded the rupees 3000। तो यहाँ पर तर्क क्या था कि जो कंसर्न परिवादी है उसका कहना है कि जो कंसर्न अक्यूज है उसने व्हीकल को सीज किया और 3000 रुपये जो है मांग लिए, पर वो क्रॉस में कहता है कि ही हैज़ नॉट एडमिटेड दैट ही डिड नॉट मेंशन। क्रॉस में व्यक्ति एडमिट करता है कि उसने अपने रिपोर्ट में और 161 के बयान में कभी भी नहीं कहा और ना ही लिखा और ना ही लिखवाया कि अक्यूज नंबर 1 ने जो है 3000 रुपये जो है डिमांड किए। इस कारण ये तरह रखा गया कि जो कंसर्न रिपोर्ट है ये मैनिपुलेटिव है और ये भी दिखाई रहता है कि रिपोर्ट इसने लिखी नहीं, इससे लिखवाई गई है। और इन्होंने क्या इसको टेक्निकल नाम दिया कि इट इज़ द इंजीनियर्ड एंड फैब्रिकेटेड रिपोर्ट विद कॉन्कॉक्टेड वर्जन विद द सेड एलिगेशन। ये इन्होंने इसको कंसेप्चुअली नाम दे दिया। साथियों इंपॉर्टेंट बात ये थी कि टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज नंबर 1 अंडर सेक्शन 7 and 13(1)(d ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव एंड स्टेबलाइज द डिमांड। तो यही बात जो है नीरज दत्ता के जजमेंट में भी कही गई है कि प्रोसिक्यूशन को डिमांड तो प्रूव करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्राइमरी एविडेंस से हो चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से हो। तो वही स्थिति जो है यहाँ पर रखी गई कि डिमांड जो है ये साबित करना था प्रोसिक्यूशन को। तो इनका पॉइंट क्या है कि अक्यूज नंबर 1 के द्वारा कंसर्न्ड ऑफिशियल फेवर करने के लिए कंसर्न्ड परिवादी से रिश्वत मांगी गई और रिश्वत को जो है प्राप्त किया गया, ये साबित करना था। बट इन द क्रॉस एग्जामिनेशन इट इज़ एडमिटेड दैट कि मांग वाली बात ना तो रिपोर्ट में है और ना ही 161 के बयानों में है। तो ये एक बेटर फ्लॉ था प्रोसिक्यूशन के लिए और एक बेटर प्लस पॉइंट था डिफेंस के लिए जो यहाँ पर आर्ग्यू किया गया। यहाँ पर कोर्ट को उस पर्टिकुलर पार्ट की तरफ भी एड्रेस किया गया जिसमें बात जो है निकल गई। मैं एक बार जो है इसको रीड आउट कर दूं। आई डिड नॉट मेंशन इन एग्जिबिट 1 दैट इज कंप्लेंट एंड द स्टेटमेंट दैट इज 161 CRPC दैट द कंसर्न अक्यूज नंबर 1 डिमांडेड ₹3 लाख एज अ ब्राइब ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सो एविडेंस मेक इट वेरी मच क्लियर दैट देर इज नो एफिशिएंट कॉरोबोरेशन ऑफ द फैक्ट्स रिगार्डिंग द डिमांड either in the report or in the statement recorded as per section 161 of the CRPC। तो पॉइंट आपको समझ में आया? चलें आगे अपन, चलिए। साथियों यहाँ पर भिड़ते ही डिफेंस ने जो है रिलाई किया ऑन द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस सनातनमा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। और यहाँ भी सिचुएशन ऐसी ही आई थी कि कंसर्न्ड अपीलांट ने या कंसर्न अक्यूज ने पैसे मांगे हों, डिमांड किए हों, ऐसा कोई भी वाला रिपोर्ट में नहीं था। तो यहाँ पर उस जजमेंट को जो है एप्लीकेबल करते हुए ये कन्विंस करने का प्रयास किया गया कि व्हेन द डिमांड इटसेल्फ इज मिसिंग इन द रिपोर्ट एंड इन द स्टेटमेंट, जो कि इनिशियल कॉर्पोरेटिंग फैक्टर थे, तो ये नहीं मान सकते कि अक्यूज नंबर 1 जो है ये डिमांड कर रहा था। ऑन द कॉन्ट्री ये मान सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है फैब्रिकेटेड है, ये इसका ऑथर नहीं है और आफ्टर थॉट वर्जन जो है बाद में इंसर्ट्स करके यहाँ पर अक्यूज नंबर 1 को जो है इम्प्लीकेट किया गया है। साथियों का तर्क ये है कि जब प्रोसिक्यूशन डिमांड को ही साबित नहीं कर पाया फ्रॉम द इंसेप्शन, तो मियर रिकवरी ऑफ करेंसी नोट इधर फ्रॉम द पर्सन और फ्रॉम अ थर्ड पर्सन इज नॉट अ ग्राउंड टू प्रूव दैट कि ये लोग जो है गिल्टी हैं और इनका एक मैंसिरिया था या इनकी एक इंटेंशन थी कि हमें ब्राइब को जो है एक्सेप्ट करना है। तो प्रोसिक्यूशन जो है विदाउट एनी लीगल एंड विदाउट एनी कन्विंसिंग एविडेंस है। और इन्होंने इसके अलावा एन विजय कुमार के निर्णय पर भी जो है रिलाई किया और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मियर रिकवरी ऑफ मनी कैन नॉट connect the accused with the charge under the Prevention of Corruption Act. In the aforesaid judgment, while considering section 7 and 13(1)(d of the Prevention of Corruption Act, the apex court has laid down that to prove the charge, the prosecution has to prove that accused voluntary, ये बहुत important है, voluntary accepted एंड डिमांडेड द मनी। तो डिमांड पहले प्रूव करनी है और उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस भी प्रूव करना है। अगर वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस और वॉलेंट्री डिमांड का एलिमेंट मिसिंग है तो मियर रिकवरी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। और उस पर्सपेक्टिव में जहां फाउंडेशन फैक्ट्स नहीं है तो वहां पर धारा 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का प्रिजम्पशन ड्रॉ भी नहीं हो पाएगा। यू गॉट द पॉइंट ना? चले आगे, क्लियर है? चलिए साथियों, जजमेंट में पैरा नंबर 19 में कोर्ट ने कंक्लूड किया कि चूंकि परिवादी ने कंसर्न अक्यूज नंबर 1 का नाम स्पेल नहीं करा है, ना तो रिपोर्ट में, ना ही एफआईआर में और ना ही उसका रोल बताया है, तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो उसने बयान कोर्ट में दिए हैं ये बयान इम्प्रूव्ड हैं और उसके प्रीवियस वर्जन को जो है ये हिट करते हैं, अफेक्ट करते हैं और एक फॉल्स इम्प्लीकेशन को हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। साथियों, प्रोसिक्यूशन की थ्योरी ये भी थी कि जो कंसर्न टीएलओ है उसको ये सूचना मिली कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है ये हीरो होंडा शोरूम के पर्टिकुलर है, उसके बाहर खड़ा हुआ है। पर जब इससे जिरे हुई तो ये स्पेसिफिक नहीं कर पाया कि किसने सूचना दी, उसका नाम क्या था, फ़ोन नंबर क्या था। तो कोर्ट का कहना है कि जब फाउंडेशनल फैक्ट्स ही मिसिंग है तो कनेक्टिंग एविडेंस जब नहीं है, वो लैक कर रही है, तो किसी भी रूप में हम प्रोसिक्यूशन को जेन्युइन नहीं मान सकते। साथियों, इसी प्रकार से जब
परिभाषा जिक्र की गई रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ द कंसर्न अक्यूज नंबर 1 एंड अक्यूज नंबर 2 ऑन द स्पॉट। तो इसको लेकर भी उसने अलग अलग वर्जन दिए और बार बार अपने बयान को जो है चेंज करा और उसके बयान बाकी गवाह के बयान से जो है मैच ही नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पर एक मेजर इनकंसिस्टेंसी पैदा हो गई। तो ये भी बात जो है आपको ध्यान में रखते हुए अपने केस में जो है प्रोसीड करना है। साथियों इसके अलावा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए, भाई जो मनी था उसने कहाँ रखा, कैसे रखा, कहाँ से रिकवर हुआ, तो इसको लेकर भी जो है अलग अलग बयान गवाहों ने जो है रिकॉर्ड पे दिए। तो ये भी स्थिति एक मेजर इनकंसिस्टेंसी या कॉन्ट्रडिक्शन जो है रिकॉर्ड पर पैदा करती। साथियों इस केस में मजे की बात क्या रही कि गवाह नंबर 1 और गवाह नंबर 2 अपने बयानों में कहते हैं कि मौके पर गवाह नंबर 11 PW 11 जो है मौजूद था, जबकि PW 11 जो है इनकी प्रेजेंस को और इनकी प्रोसीडिंग्स को जो है एलिमिनेट करवा रहता है। तो ये अपने आप में जो है एक सेल्फ सुसाइडल स्टेप था प्रोसिक्यूशन का और इसने भी इस केस में मेजर इनकंसिस्टेंसी जो है पैदा कर दी। इस चीज़ को भी जो है आप नोट रखो। साथियों इसके अलावा जो रिकवरी था उसको लेकर विरोधाभास थे। कुछ मटेरियल गवाह इस केस में जो है एग्जामिन नहीं करा पाए और कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना है, आफ्टर कंसिडरिंग द एंटायर फैक्ट्स एंड एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड एंड आफ्टर री एप्रिशिएटिंग द सेम subject to the strict judicial scrutiny, it is found that the entire evidence of the prosecution is suffered from legal infirmities. The evidence of the prosecution is not true and the evidence of prosecution is found to be completely untrustworthy, is completely unreliable. Looking at the facts and circumstances, no conviction could be based on such evidence. In this context, court has revealed that साथियों कोर्ट ने ये भी जो है यहाँ पर स्पेसिफिक किया, द ट्रायल कोर्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड द इनहेरेंट इम्प्रॉबेबिलिटीज ऑफ द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड फैटल लीगल infirmities in the evidence of the prosecution witness, which makes the testimony highly doubtful. And looking into the facts and circumstances, कोर्ट ने जो है यहाँ पर बरी करने के आदेश दिए। साथियों कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि अक्यूज नंबर 1 और 2 जो है गिल्टी नहीं है, जहाँ पर मेजर इनकंसिस्टेंसी है, कोई स्टैटिक वर्जन नहीं है और जो भी कंसर्न एविडेंसेस रिकॉर्ड पर आनी चाहिए थे वो रिकॉर्ड पर आ ही नहीं पाई। तो इसका फ़ायदा जो है डिफेंस को पूरा मिल गया। तो साथियों ध्यान रखें जब भी आप केस को लड़ें तो एक एक लाइन पर जो है आपको जेरे करनी है, मेजर कॉन्ट्रडिक्शन इनफर्मिटीज जो है पेश करनी है। वी हैव टू शो दैट दे आर नॉट हैविंग अ केस ऑन द लीगल ग्राउंड्स, ऑन द कॉन्ट्री दे आर ब्रिंगिंग द केस on the plausible grounds, on the concocted grounds, so that the accused could be convicted easily. तो आपको प्राइमरी एविडेंस सर्कमस्टेंसेस के प्रीव्यू में जो है वर्कआउट करना है, निश्चित तौर पर निकल जाएंगे, घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। तो साथियों जजमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, पर आपको 2 चीज़ें यहाँ फॉलो करनी ही करनी है। सबसे पहली बात, विरोधाभास लेकर आए, एक एक पॉइंट पर खोद के जो है क्वेश्चंस पूछो, नंबर 1। दूसरी बात, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं डिफेंस की उसको भी यहाँ पर इंसर्ट करना शुरू कर दो। जरूरी नहीं कि आप अपने बयान करो, जरूरी नहीं कि आप अपने गवाह के बयान करो, पर अपने संभावनाएं ऐसी क्रिएट कर दें जिसका जवाब प्रोसिक्यूशन के पास पे नहीं है। तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन का जो प्रिजम्पशन है धारा 20 का, वो इजीली जो है रिपीट हो जाएगा और डेफिनेटली जो है इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो साथियों घबराएं नहीं, अपने राइट्स के प्रति लड़ें, निश्चित तौर पर जो है हम जीतेंगे। तो साथियों को टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया, बूस्टअप किया और लीगली और कंसेप्चुअली आपको इनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।